हेलो डियर, पीवी एकेडमी पर मैं विकास वर्मा आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, राष्ट्रपति। अगर हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेंगे तो लगभग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 20 से 25% भाग हम लोग पढ़ लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं, सबको कवर कराऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 जो है, ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में यह लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये लिखा गया आर्टिकल 52 में। ठीक है। आर्टिकल 56 जो है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 53 की। एक इधर से लिखते हैं। आर्टिकल 53 जो है वो ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जो है, संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है। लिखेंगे शॉर्ट में ही, केवल समझाएंगे, बोलेंगे, जल्दी कवर होगा। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 54 जो है, आर्टिकल 54 क्या कहता है, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। ठीक है। निर्वाचक मंडल क्या है, आर्टिकल 54 क्या कहता है कि आर्टिकल 54 में है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। 52 में लिखा गया। देखो, जब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसमें संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य प्लस 28 राज्य जो है, उनमें जो विधानसभाएं हैं, 28 राज्यों की प्लस 28 राज्यों की विधानसभाओं के 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी जो है, प्लस पांडिचेरी। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है और इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 1997 से पहले, 1997 से पहले क्या था, दिल्ली और पांडिचेरी शामिल नहीं था। 1997 से पहले जब राष्ट्रपति पद का चुनाव होता था, उसमें दिल्ली और पांडिचेरी शामिल नहीं होता था। लेकिन एक जो है संविधान संशोधन किया गया, 17वां संविधान संशोधन 1992 में। 17वां संविधान संशोधन 1992 में कर दिया गया और दिल्ली और पांडिचेरी को भी शामिल कर दिया गया। दिल्ली और पांडिचेरी जो है, ये 1997 से राष्ट्रपति पद के चुनाव में भाग लेते हैं। 17वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में और दिल्ली और पांडिचेरी को भी शामिल कर लिया गया राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है। और ये दिल्ली और पांडिचेरी शामिल कब से हुए हैं, 1997 से ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है। ये यहां तक की हमने बात कर ली आर्टिकल 54 तक। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 55 क्या कहता है।
आर्टिकल 54 में क्या था, निर्वाचक मंडल था। आर्टिकल 55 की अब बात करते हैं हम लोग। आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 क्या कहता है, आर्टिकल 55 जो है वो ये कहता है, 54 में क्या था, निर्वाचक मंडल था। 55 में क्या है, निर्वाचन विधि है। निर्वाचन विधि है। 55 में क्या है, निर्वाचन विधि है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक होते हैं। 50 क्या होते हैं, प्रस्तावक होते हैं, और 50 अनुमोदक होते हैं। ठीक है। ये जो प्रस्तावक और अनुमोदक जो होते हैं, ये राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसी से, उससे भी हो सकते हैं। ये जो प्रस्तावक और अनुमोदक है, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उससे भी हो सकते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 55 क्या कहता है, निर्वाचन विधि है। हमने आर्टिकल 55 की बात कर ली। अब आता है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 क्या कहता है, कार्यकाल की बात करता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है आर्टिकल 56 में। ठीक है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक रहता है जब तक कोई उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। 56 में ही इस्तीफे की बात की गई है कि जो राष्ट्रपति जो है वो अपना इस्तीफा जो देता है वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है, और उपराष्ट्रपति जो है वो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए, कि अगर उपराष्ट्रपति अपने पद पर मौजूद नहीं है, उपराष्ट्रपति जो है ये अगर अपने पद पर मौजूद नहीं है, तो राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देगा, तो राष्ट्रपति इस्तीफा देगा राज्यसभा के उपसभापति को। राज्यसभा के उपसभापति जो होता है इसको इस्तीफा देगा। आज मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बस सुनते रहिए, अपने आप लिखते रहिए, इस पे मैं नहीं लिख रहा हूं। आर्टिकल 56 क्या है, इसमें इसी में कार्यकाल है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। ठीक है। और राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कोई उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण नहीं कर लेगा। राष्ट्रपति, इसी आर्टिकल 56 में ही राष्ट्रपति के इस्तीफे की बात की गई है। राष्ट्रपति जो इस्तीफा देता है वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको इसकी सूचना देते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति अपने पद पर मौजूद नहीं है, राष्ट्रपति इस्तीफा दे रहा है और उपराष्ट्रपति अपने पद पर मौजूद नहीं है, तो ऐसे में राज्यसभा का जो उपसभापति होगा उसको संबोधित करते हुए इस्तीफा देगा। ये हमने बात कर ली आर्टिकल 56 की। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 57 क्या कहता है। आर्टिकल 57 क्या कहता है, अनुच्छेद 57 क्या कहता है, 57 में यह लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत के इतिहास में अब तक पहली बार ऐसा हुआ है। 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार राष्ट्रपति बने, 2 बार राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। 2 बार जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आज तक ऐसा कोई व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना है लगातार। ठीक है। तो आर्टिकल 57 में क्या कहा गया, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 58 की। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। इसमें जो है योग्यताएं हैं, योग्यताओं में क्या कहा गया है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, और लोकसभा का
सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तभी वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, तो इसमें तुमने क्या बात कर ली, 58 में योग्यताओं की बात कर ली। आर्टिकल 59 क्या कहता है? आर्टिकल 59 क्या कहता है? आर्टिकल 59 जो है वो है राष्ट्रपति पद की शर्तें। राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं आर्टिकल 59 में। शर्तों में क्या है? नंबर फर्स्ट है कि राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में शर्त नंबर फर्स्ट क्या है कि वह व्यक्ति संसद ऑब्लिक राज्य विधानमंडल, संसद कामा राज्य विधानमंडल संसद का हमारा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुआ है वो संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, 2 शर्तें बताई गई, और वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यह है आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें। आर्टिकल 60 क्या कहता है? अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? आर्टिकल 60 जो है, आर्टिकल 60 जो है वो ये कहता है, इसमें शपथ का उल्लेख है। शपथ या प्रतिज्ञान, कभी कभी क्वेश्चन लिख के आता है शपथ की जगह प्रतिज्ञान। ठीक है, आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ और प्रतिज्ञान है राष्ट्रपति पद की। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। क्वेश्चन यहां से एक बार यह भी पूछा जा चुका है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है तो शपथ कौन दिलाएगा? ऐसी स्थिति में शपथ दिलाएगा जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। कौन शपथ दिलाएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। एक क्वेश्चन नोट करके लिख लेना कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ सरकार के मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री, ये जो 5 पद हैं, इनके ये जो संघ सरकार, राज्य सरकार के मंत्री हैं, इनके पद लाभ के पद के दायरे में नहीं आते। इनके जो पद हैं ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं। कौन कौन? एक तो राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल और तीसरा है उपराष्ट्रपति। केंद्र सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री। ये जो है ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आते। अभी जो बीपीएससी का कोई पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन इससे पूछा गया था कि कौन सा पद लाभ के दायरे में नहीं आता है। उनमें ऑप्शन थे, एक ऑप्शन ये भी था उपराष्ट्रपति, यही ऑप्शन सही था। ठीक है, तो ये नोट करके लिख लो, याद रखना, यहां से क्वेश्चन अक्सर पुटअप होता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, ये जो पद है ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आते। ठीक है, अनुच्छेद 60 हो गया। अनुच्छेद 60 के बाद हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61 क्या कहता है? आर्टिकल 61 में जो है महाभियोग की प्रक्रिया है।
महाभियोग की प्रक्रिया है। ठीक है, आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया एक्चुअली है क्या? अगर आपको किसी भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 एक प्रस्ताव लाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया के तहत एक प्रस्ताव लाया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। वो प्रस्ताव आप चाहे लोकसभा में लाइए, चाहे आप राज्यसभा में लाइए, वो प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4, अगर आपको महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ लाना है तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का पहले तो बहुमत चाहिए। अगर 1/4 सदस्य सहमत हैं तो आप प्रस्ताव ला सकते हैं। प्रस्ताव आप चाहे लोकसभा में लाइए, चाहे राज्यसभा में लाइए, दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है महाभियोग के संबंध में। अब जब प्रस्ताव जब आ जाएगा, आपको 1/4 सदस्यों का बहुमत मिल जाएगा, प्रस्ताव आ जाएगा, चाहे आप लोकसभा में लेकर आए हो, चाहे आप राज्यसभा में लेकर आए हो। अब उस प्रस्ताव को पारित करना होगा। अगर एक सदन जो है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, एक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करे, और दूसरा सदन 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को स्वीकार करे, तो राष्ट्रपति का पद जो होता है वो रिक्त हो जाता है। और महाभियोग प्रस्ताव जब लाया जाता है तो उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है कि आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा चुका है, जिससे वे अपना पक्ष रख सके। ठीक है, तो 14 दिन पहले सूचना दे दी जाती है राष्ट्रपति को। 1/4 सदस्यों का बहुमत चाहिए। एक सदन उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करे, दूसरा सदन उसको 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को स्वीकार करे, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। ये हमने बात कर ली आर्टिकल 61 की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 324, आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 71, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 324 में हम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग जो होता है यही राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। और इसमें निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी कौन बनता है? निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन अधिकारी बनता है वो लोकसभा तथा राज्यसभा के महासचिव, लोकसभा तथा राज्यसभा के महासचिव बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। बारी से निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि निर्वाचन अधिकारी कौन बनता है। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है लोकसभा और राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं, वो बारी से निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 71 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो मामलों की सुनवाई करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामलों की सुनवाई आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, तो ये भी दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो भी मैंने बता दिए। ठीक है, हमने आर्टिकल 52 से आर्टिकल 61 तक बात की, उसके बाद 324 बताया, उसके बाद हमने बताया कि आर्टिकल 71 क्या है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 की। एक्चुअली आर्टिकल 74 क्या कहता है? अब यहां से शुरू होंगे राष्ट्रपति के कार्य। हेडिंग डाल लेना, राष्ट्रपति के कार्य।
कौन कौन से उसके कार्य हैं। आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। 60 में लिख रहा हूं। आर्टिकल 74 के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। ये भी क्वेश्चन, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। ये आर्टिकल 74 हो गया। आर्टिकल 74 के तहत ही राष्ट्रपति जो है लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यह भी आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। अगर लोकसभा में बहुमत दल नहीं प्राप्त है, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का कार्य करेगा। हालांकि स्वविवेक जो शब्द है ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, एक बात बता दें, अभी जो ये जनरल वालों के लिए आरक्षण जो दिया गया है 103, जनरल वालों को जो आरक्षण दिया गया है 103वां संविधान संशोधन के तहत EWS 10% आरक्षण जो दिया गया है, ऐसा भी संविधान में उल्लेख नहीं है कि कहीं पर आर्थिक स्थिति के आधार पर 103 के तहत जो संविधान में संशोधन किया गया उसमें यह बताया गया है कि आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण। आर्थिक दृष्टि शब्द का उल्लेख अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़े कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है। ये एक गैर संवैधानिक है। ठीक है, गैर संवैधानिक। ठीक है, तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक का कार्य करेगा। और स्वविवेक शब्द की जो प्रश्नावली है, शब्दावली है, स्वविवेक शब्द की जो शब्दावली है, ऐसा भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर उल्लेख नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 74 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 75 की। अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 यह कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। ठीक है, आर्टिकल 75 के तहत। 76 में तो तुमने पढ़ा होगा CA, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ठीक है, महान्यायवादी। और ये जो महान्यायवादी जो होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। ठीक है, महान्यायवादी जो होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। प्रसाद पर्यंत का सीधा सा मतलब ये है, प्रसाद पर्यंत का जो सीधा सा मतलब है, प्रसाद पर्यंत, ये लैंग्वेज ज्यादातर लिखी मिलेगी। प्रसाद पर्यंत का सीधा सा मतलब होता है कि मंत्रि परिषद की सलाह पर नियुक्त करता है, वो अपने मन से नहीं कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब होता है मंत्रि परिषद की सलाह। ठीक है, ये आर्टिकल 76 हो गया। अब आता है अनुच्छेद 77। आर्टिकल 77 क्या कहता है? आर्टिकल 77 ये कहता है कि मंत्रियों के बीच जो विभागों का जो बंटवारा होता है वो राष्ट्रपति करता है। इसमें जो मंत्रियों के बीच जो विभागों का जो बंटवारा होता है वो प्रधानमंत्री करता है। इसमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता ये कौन है? करता प्रधानमंत्री है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो किसी एग्जाम में मैंने देखा था पेपर यूट्यूब पे, तो उसमें था कि जो मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे में राष्ट्रपति की भूमिका होती है या नहीं होती, तो राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, आर्टिकल 77 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 78 की। आर्टिकल 78।
आर्टिकल 78 क्या है? आर्टिकल 78 क्या कहता है? अनुच्छेद 78 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद में किसी भी विषय पर चर्चा करवा सकता है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद में किसी भी विषय पर चर्चा करवा सकता है। एक पॉइंट ये। दूसरा क्या है? ठीक, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि वो देश की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी भी ले सकता है। प्रधानमंत्री से देश की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी ले सकता है। तीसरा पॉइंट एक और है कि वो विधि के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी ले सकता है। ठीक है, तो आज बस इतना ही रखेंगे। इसके आगे किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे। अभी ये समझ लो जितना पढ़ाया उतना ही बचा है राष्ट्रपति में, एक लेक्चर और लगेगा। प्लीज़ अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आज का।